दोस्तों, इस बार अगर आप लोग क्लास 10 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों के लिए हूबहू वायरल पेपर लेकर आया हूँ। यह पेपर आप लोगों को 70 में 70 नंबर दिलाने का वादा करता है। साथ ही मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस का सेटअप कर लेकर आया हूँ जिसमें 100% आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर खंड आ की बहुकल्पी प्रश्न की, तो बहुकल्पी प्रश्न में आप लोगों के 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चिंतामणि के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन 2015, 2017, 2022, 2024 में पूछा जा चुका है। तो चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के लेखक हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? तो आकाशदीप कहानी के कौन लेखक हैं? आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? यह 2014, 2018, 2021 और 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने आकाशदीप कहानी लिखी है, ठीक है। गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है? 2016, 2018 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गबन उपन्यास के लेखक आप लोग जानते हैं कौन होगा? गबन मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। आगे बढ़े। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगा 100%। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वो 1919 से 1938 तक है, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर जो एक है वो आत्मकथा की विधा की रचना। कैसी विधा है? आत्मकथा, ठीक है। और ये जो मतलब कि आत्मकथा क्यों है? क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कहानी को लिखा था और इसमें एक सीख मिलती है। पढ़िएगा कभी तो पता चलेगा, ठीक। रीतकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो रीतकाल का प्रमुख कवि कौन है? रीतकाल के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं भूषण बिहारी जी। भूषण और बिहारी जी दोनों ही माने जाते हैं। बी व सी इसका सही आंसर हो जाएगा। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता थी इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया था। क्या किया गया था? प्रकृति का मानवीकरण किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जो साकेत महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है? यह क्वेश्चन 2016, 2019, 2022 और 2024 में पूछा गया है। तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता है वो कौन है? वो है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी ने रचना की है इसकी, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है हास्य है। पीपर पास सरिस मंडोला इसमें कौन सा अलंकार है? 2016, 2021, 2023 ये मतलब कि लगातार 3 बार पूछा। 16, 21, 23 और 26 में आने के चांसेस हैं। पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा मतलब किस कैसा है? तो यहाँ पर क्या होगा? उपमा है। क्यों उपमा है? सरस के या समान शब्द है। जैसे सरस कहा गया है, सरस मतलब तुलना की जाए पीपर के पात की तरह उसका मंडोला, यहाँ पे तुलना हो रही तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा, ठीक है। सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के जो प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं होती हैं वो 11-11 होती हैं, ठीक। कितनी होती है? 11-11, ठीक है। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? उपदेश शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वह कौन सा है? तो उप है। कौन है? उपदेश, ठीक है। 2017, 2020 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़े। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा मतलब 3 रंग। इसमें अंक का मतलब कि अंक का ज्ञान हो रहा है, अंक जाहिर कर रहा है। तो जब भी अंक का ज्ञान हो कोई भी हो, अगर अंक पता चल रहा है तो सीधे और आपको द्विग समास पे सिलेक्ट कर देना, 100% सही हो जाएगा, ठीक है। अश्रु का तद्भव शब्द कौन सा है? 2015 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अश्रु का जो तद्भव शब्द है वह है आंसू। कौन है? आंसू, ठीक है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? 2016 और 2022 में क्वेश्चन आया है। इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद होगा कौन होगा? इति धन आदि। क्या होगा? इति धन आदि, ठीक है। इति धन आदि। फलेश किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो फलेश किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो यह जो है यह है सप्तमी बहुवचन का। कैसा है? सप्तमी बहुवचन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पठत धातु रूप किस लकार का है? तो पठत जो धातु है वो रूप किस लकार का है? 2017 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो पठत धातु है वो है लोट लकार। कैसा लकार है? लोट लकार का है, ठीक है। अज्ञात वाक्य लोट लकार। तो अज्ञात वाक्य यहाँ पे लिखा नहीं है, लोट लकार आप लोग जान जाइए। कृति बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। जो कृति है, कृत मतलब बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? इसका आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने किस युग का नामकरण किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किस शुक्ल युग का नामकरण किया है? कमल पंकज जलज किसके पर्यायवाची हैं? तो कमल मतलब कि कमल के पर्यायवाची हैं। सिंपली आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसमें क्या पंकज जलज
तो या जी सारे उसी के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से खंडवा आप लोगों का शुरू होगा। खंडवा में क्या होगा, खंडवा में आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे 50 अंक के। इतने अंक के 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के 6 को मतलब कि 3 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्त का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 इन सालों में ये पूछा जा चुका है। अब इसके बारे में अगर मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं तो इसका क्या होगा, कुसंग का ज्वर। देखो प्रस्तुत पद, अगर यहाँ पर सिंपली आप लोगों से गद्यांश का संदर्भ पूछेगा तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मैत्री नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित अंश की अगर व्याख्या कहते हैं कि अगर यहाँ पर रेखांकित अंश केवल नीति और सद्वृत्त, हाँ ये है रेखांकित अंश, ठीक है, ये संगत बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो मतलब कह रहा है, लेखक कहता है बुरी संगत के भयानक बुखार की तरह होती है। जिस तरह बुखार शरीर को नष्ट कर देता है वैसे ही बुरी शक्ति संगत व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता और बुद्धि को भी नाश कर देती है। ठीक है, कुसंग का ज्वर, यहाँ से कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्त का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कुसंग का प्रभाव व्यक्ति पर क्या पड़ता है, तो कुसंग का प्रभाव ये पड़ता है कुसंगत व्यक्ति की उन्नति को रोक देता है। सिंपली भाषा में आप ये लिख सकते हैं, व्यक्ति की उन्नति को रोक देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौहदे बूझत साच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी की दासी। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इसका सिंपली क्या होगा, इसका संदर्भ यह पद सूर द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। ठीक, किससे लिया गया है, सूर सागर से लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, सूर सागर से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें आप लोग मतलब कि हिंदी पाठ्य पुस्तक के सूर सागर से लिखे, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा, आसान है, मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक है, गोपिया उद्धव से किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो गोपिया उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप और परिचय के बारे में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के और परिचय के बारे में, मतलब कि निर्गुण ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताओ और उनका परिचय दो, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, उद्धव कौन था, उद्धव श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया एक दूत था कि जाओ गोपियों को बता दो कि अब कृष्ण नहीं आएगा। ठीक है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। वाराणसी सुविख्यातम प्राचीनम नगीरा। कल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन की सीरीज दी थी और उसमें मैंने कहा था आप लोगों से कि वाराणसी चैप्टर उसको रट लीजिए। वाराणसी चैप्टर केवल आप लोगों को 10 नंबर तक का दिलाने का क्षमता रखता है, इसलिए आप लोग जाकर वो वीडियो देख लीजिए और वाराणसी चैप्टर को जरूर रट लीजिए। ठीक है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीनम नगरी ई विमल संलील संगारंग गंगाया कूले स्थित। ठीक है, अस्या घटानाम वालयाकृति पंडित धवालयाम चंद्रिकायाम बहुराजते। 2014 से 2024 तक हर वर्ष ये पूछा जा रहा है। दिए गए संस्कृत पद्यांश श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इसमें क्या होगा, देखो इसका अनुवाद करने को कहा गया है, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे, इसका अनुवाद ऐसे करेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। क्या है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, एक मिनट, क्या है, वाराणसी एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम यहाँ विमल सलिल संग्रांकाया। ठीक है, विमल सलिल संग्रांकाया, यहाँ जो होगा यह होगा यहाँ स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा, विमल सलिल गंगा। ठीक है, गंगाया कूले स्थित है। ठीक है, लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति, अस्या क्या होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, तो इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफेद चांदनी बहुत सुंदर सी लगती है। ये इसका संदर्भ मतलब कि पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब इसका क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। ठीक है, इस चीज को याद करना, गद्यांश और पद्यांश दोनों पूछा जाएगा। तो पद्यांश का क्या है, जैसे यहाँ पर सिंपली मैं बताऊं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग मुक्त हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, माँ मतलब कि किसी का, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना बने।
ठीक है। किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो अब मैं सिंपली इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कौन से लेखक। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महादेवी वर्मा, इन चार को आप लोग रट लीजिए। 100% आप लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में एक दिखना ही दिखना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ भी, तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पहले बता देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1884 में। कब हुआ था? 1884 में। कहाँ हुआ था? तो बस्ती में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? बस्ती में हुआ था। ये हो जाएगा इसका। आगे अगर बढ़ें तो और भी अगर इनके बारे में बताएं तो इनके बारे में मैंने पूरा ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। अगर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर कहें, जयशंकर प्रसाद के बारे में बता दें जन्म कब हुआ था, तो 1889 में हुआ था। और इनकी रचनाएं अगर मैं बताऊं तो इनकी रचना एक बहुत प्रसिद्ध रचना है कामायनी। एक ऐसी रचना है कि जिसे आप अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो जब तक समाप्त नहीं होगी आप कुछ और कार्य करने की इच्छा ही नहीं जागृत होगी, इतना ज़्यादा अपने अंदर मोह लेती है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताएं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। अब यहाँ पर एक कवि का जीवन परिचय गद्य से आगे पद्य से, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा। ठीक है। सूरदास के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सूरदास का जन्म 1478 माना जाता है। कहाँ माना जाता है? ये माना जाता है रूनकता। ठीक है, रूनकता, क्योंकि इनके जन्म स्थल को लेकर काफी मतभेद हैं, तो सबसे ज्यादा अधिक यही माना जाता है कि रूनकुता में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचना सूरसागर है, सूरसरावली है। तुलसीदास जी का 1532 राजापुर में रचना रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। इनकी ये 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मतलब उनकी तो सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, इनकी तो रामायण ही है तुलसीदास जी की। संस्कृत में हो गया था। अब जैसे यहाँ पर संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे वाराणसी किस में प्रसिद्ध है, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? तो वाराणसी आप पता है मरणम मंगलम यत्र कैंपनी केल मियते। ठीक है, संस्कृत उत्तर क्या होगा? वाराणसी विद्या कला संस्कृति क्षेत्र प्रसिद्ध है। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? विद्या कला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। वीर केन पूजते, तो वीर वीरेण पूजते। पदेन बिना किम दूर यति, तो यहाँ पर क्या होगा? पत्र पदेन, पदेन बिना किम, तो पत्र पदेन बिना दूर यति। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सिंपली अब यहाँ पर क्या है, प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध लिखना है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर आप लोगों को लिखना है, या स्वदेश प्रेम। ठीक है, स्वदेश प्रमेय। तो यहाँ पर विकल्प के बारे में बताया तो अगर मैं यहाँ पर प्रदूषण और समस्या के समाधान का एक तरीका मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना के बाद आप लोग उनके प्रकार लिखेंगे, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? समाधान। कारण, कारण क्या है? फैक्ट्रियाँ आजकल बहुत ज़्यादा बन रही हैं। उसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि लगातार औद्योगिकरण का विकास हो रहा है, इस चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, और प्रकार के बाद आप लोगों का क्या लिखना है? समाधान। तो एक ही समाधान है, पर्यावरण जितना हो सके संरक्षित करें, नए पेड़ पौधों को लगाने का प्रयास करें, इसके अलावा कोई समाधान इसका नहीं है। ठीक है, अंत में आप लोग उपसंहार की एक यहाँ पर हेडिंग दे देना, और उपसंहार में वही चीज़ें ऊपर से 2-2, 3-3 लाइनों के संहार कर मतलब का करके आप लोग लिख देना। वही चीज़ें जो पहले बताई वही लिखना उपसंहार में भी, कि कैसे क्या जरूरी है, क्या चीज़ें करने से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसी तरह इसमें होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर स्वदेश प्रेम। तो इन चारों में से किसी एक का आना तय है, एक आप लोगों को मिल जाएगा। अधिकतर उम्मीद मुझे प्रदूषण की ज़्यादा है। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसमें होता है, इसलिए इसमें मैंने आप लोगों के लिए नहीं लिखा। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जैसे मेरे यहाँ श्रवण चलता है। ठीक है, श्रवण, तो श्रवण का चरित्र चित्रण हो गया, भरत का चरित्र चित्रण हो गया। बहुत जगह पर भरत चलता है, श्रवण चलता है, कहीं कहीं आप लोगों का मुक्ति खंड चलता है, वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा है कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आई होगी, या पेपर आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और पेपर के साथ, किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।